कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। पिछले टॉपिक में दोस्तों हम लोगों ने भूकंप के बारे में बात किया था और अब हम लोग सुनामी के बारे में बात करेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने भूकंप के एक-एक पॉइंट के बारे में बात कर लिया था और अब सुनामी के एक-एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। आप लोग दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए दोस्तों हमें भी मोटिवेशन चाहिए यार, कर लो सब्सक्राइब। आप ही लोग के लिए तो ये सारा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मोटिवेशन ही तो चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों कि जब लोग सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा मन में चेष्टा आती है कि हाँ यार कुछ अच्छा कंटेंट और प्रोवाइड करते हैं ताकि और लोग देखें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जब हम सुनामी की बात करते हैं तो सुनामी जो होता है ये एक जापानी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द क्या है? सु, जिसका अर्थ होता है तीव्र तरंग, और दूसरा शब्द है नामी, जिसका अर्थ होता है बंदरगाह। जब आप लोग जापान का मैप देखेंगे तो जापान जो होता है 4 द्वीपों पे बसा हुआ एक देश है और ये कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब ये द्वीपों पे स्थित देश है तो ज़ाहिर-सी बात है जब ये महासागर में है तो इसके आस-पास के जो तट हैं, वहाँ पे बंदरगाहों का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो तरंगे आती हैं, तो वो इन बंदरगाहों से टकराती हैं। तो ऐसी तरंगे जो इन बंदरगाहों को नुकसान पहुँचा रही हों, उन्हीं को सुनामी नाम दिया गया है। अब सुनामी आता कैसे है? तो जब महासागरीय क्षेत्रों को आप देखेंगे तो महासागरों में जब भूकंप आता है तो जल के स्तर में हलचल पैदा होती है। तो जब इन जल के स्तर में हलचल होती है तो उसी को क्या नाम दिया गया है? सुनामी नाम दिया गया है। जब भूकंप आता है, भूकंप की जो तरंगे होती हैं वो सभी दिशाओं में एक समान गति करती हैं। तो जब ये एक समान गति करती हैं तो जब ये तट से टकराती हैं, ये जो है ये तट है, जब ये तट से टकराती हैं तो इन तटीय क्षेत्रों को ये तरंगे जो होती है इन तटीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाती है। तो उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। हम लोग बोलते हैं नीतल। ये क्या है? ये नीतल है। और ये जो है ये सागर तल है, जिसको, और ये जो है एक जहाजी बेड़ा है, इसको जहाजी बेड़ा है और ये इधर आ रहा है। अब देखते हैं कि जब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भूकंप आया है, जब भूकंप यहाँ पर आता है तो क्या होता है कि इस वाले क्षेत्र में हलचल पैदा होती है और जब ये हलचल पैदा होती है तो क्या होता है? सुनामी आता है। महासागरों में जब सुनामी आती है तो इनका इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। एक-एक करके इस पे बात कर लेते हैं। इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ होता है? तटीय क्षेत्रों में इनका प्रभाव होता है। तो जब हम बात करते हैं तो 2 स्थिति देखने को मिलती है। पहली स्थिति क्या है? इनकी वेवलेंथ की बात कर लेते हैं। वेवलेंथ वेवलेंथ की बात करते हैं तो जो महासागरीय क्षेत्र है इसमें इनका वेवलेंथ कितना होता है? 200 किलोमीटर के करीब होता है। इससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब ये तटीय क्षेत्रों पे कोस्टल एरिया पे आती है तो इनकी जो मतलब वेवलेंथ हो जाती है, कितनी हो जाती है? 10 किलोमीटर। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे इनकी जो वेवलेंथ होगी 200 किलोमीटर। जब इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं। लेकिन जैसे ही ये तटीय क्षेत्रों में आते हैं तो क्या होता है कि इनका वेवलेंथ जो होता है 10 किलोमीटर हो जाता है। यानी आप कोई बहुत बड़ी चीज़ ले लीजिए या कोई सरिया ले लीजिए, अब उसको आप दबा के एकदम छोटा कर दीजिए तो क्या होता है कि ये इसकी वेवलेंथ कम हो जाती है और जब इसकी वेवलेंथ कम होती है तो इसकी ऊंचाई आयाम जो होता है बढ़ जाता है। और इनकी हाइट की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं तो महासागरीय क्षेत्रों में इनकी हाइट कितनी होती है? आपको 1 मीटर की ऊंचाई देखने को मिलेगी। तो ये क्या होगा? बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। यहाँ से कोई भी जहाज निकल जाएगा लेकिन इनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही जो होता है जब कोस्टल एरिया में आता है तो इनकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? 30 मीटर से भी ज़्यादा हो जाती है। आप सोचिए कि यहाँ पे 1 मीटर की ऊंचाई है और यहाँ पे जैसे ही आएगा यहाँ से टकराएगा और इसकी ऊंचाई जो होती है 30 मीटर, यानी कि 30 मीटर इससे ज़्यादा हो जाएगी। मकानों से भी जितनी मकानें होती हैं आप देखते हैं उससे ज़्यादा इनकी ऊंचाई हो जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब ये इधर आएंगी तो ये बहुत जनधन की हानि करती हैं और इनकी स्पीड जो होती है यहाँ पे क्या होती है कि बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब कोस्टल एरिया में आती है तो इनकी स्पीड कम हो जाती है। कोस्टल एरिया में जब आती है तो इनकी स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है। यहाँ पे क्या होती है? हाई होती है। अब इसको स्पष्ट कर लीजिए। इनका जो होता है वेवलेंथ जो होता है ये कम हो जाता है और हाइट जो होती है बढ़ जाती है और स्पीड भी कम हो जाती है। इन क्षेत्रों में सुनामी टकराती है, सुनामी आता है तो इससे क्या होता है कि बहुत जनधन की हानि होती है।
दोस्तों हॉलीवुड की फिल्में जो होती हैं ये सिर्फ एक आईना है। अगर वास्तविकता अगर कोई देख ले तो उसकी रूह कांप जाए, इतनी भयानक होती है ये चीजें। 2004 में जब सुनामी आई थी उस समय क्या होता है कि सुमात्रा द्वीप के पास में, सुमात्रा द्वीप के पास में सुनामी आती है कब? 2004 में आती है। और उसकी रिक्टर स्केल पे मतलब गति कितनी थी, तीव्रता कितनी थी? उसकी तीव्रता जो है 8.9 थी। और इससे प्रभावित होने वाले देश कौन कौन से थे? इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, भारत, फिलीपींस। हिंद महासागर वाले क्षेत्र में जब 2004 में भूकंप आता है तो इससे क्या होता है कि 8.9 तीव्रता का भूकंप आता है और बहुत बड़े पैमाने पे सुनामी आपको देखने को मिलती है। और इसको इन देशों में ये ज्यादा प्रभाव डालती है। भारत की बात करते हैं तो भारत में तमिलनाडु का जब आप एरिया देखेंगे, ये तमिलनाडु वाला एरिया है, इस क्षेत्र पे सबसे ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलता है 2004 वाली सुनामी का। जब 2011 में सुनामी आती है, 11 मार्च 2011, इस टाइम पे जो सुनामी आती है दोस्तों, ये इतनी खतरनाक सुनामी होती है कि पूरी दुनिया में इससे ज्यादा भयानक भूकंप कहीं देखने को नहीं मिला था। इसका पैमाना कितना था? 9.0 तीव्रता। और ये आप जब जापान का क्षेत्र देखेंगे दोस्तों, तो जापान जो होता है 4 द्वीपों पे बसा हुआ है। ये होकाइडो है, ये होन्शु है, ये नीचे यहाँ पे देखेंगे क्यूशु है, और ये वाला शिकोकू है, ये होकाइडो है। होकाइडो है, होन्शु है, शिकोकू है और क्यूशु द्वीप है। तो जब यहाँ पे सुनामी आई थी 2011 में, तो यहाँ पर एक मियागी प्रांत है। कौन सा प्रांत है? मियागी प्रांत है, मियागी प्रांत, मियागी प्रांत है। कौन से द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है। और इसी के नीचे एक है फुकुशिमा। ये दो प्रांत है। इसके पूरब में 130 किलोमीटर की दूरी पर जो है सुनामी आया था। कहाँ पर? इसके पूरब में 130 किलोमीटर की दूरी पर 11 मार्च 2011 को ये सुनामी आया था। और ये जो है रिक्टर स्केल पे 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। ये इतना खतरनाक था दोस्तों कि इससे क्या था कि जापान में इतनी तबाही मची थी, इतनी तबाही मची थी कि वहां पे जो है आपातकाल की स्थिति आ गई थी। आप सोच के देखो, कल्पना करके देखो कि जो जहाजें थे समुद्र तट पे, बंदरगाहों पे जो जहाजें थे, वो जो होती है शहरी इलाकों तक आ गई थी। जहाजें जो थी ये शहरों की छतों पे मतलब आके रुकी हुई थी। इतनी खतरनाक ये सुनामी थी। अब इससे क्या होता है, यहाँ पे जो है हजारों लोग मारे गए थे। 11 मार्च के दिन पे आप सोचो कि यहाँ पे भूकंप आता है हिंद प्रशांत महासागर में। और फिर उसके बाद 14 मार्च का दिन आता है। 3 दिन बाद ही सोचो जापान पे एक और कहर आ जाता है। और वो कहर क्या था? ये जो आप देख रहे हैं फुकुशिमा, यहाँ पे एक परमाणु संयंत्र है। यहाँ पे क्या है? परमाणु संयंत्र है। और इस परमाणु संयंत्र में पानी भर गया था पूरा, क्योंकि यहाँ पे जब आया सुनामी तो इस क्षेत्र में पूरा पानी भर गया था। और जब यहाँ पानी भर गया तो यहाँ पे क्या हुआ था? फुकुशिमा दाइची संयंत्र है, फुकुशिमा दाइची, दाइची परमाणु संयंत्र कि यहाँ पे विस्फोट होता है। और जब यहाँ विस्फोट होता है तो बहुत हाईली रेडिएशन निकलता है। और ऐसी स्थिति में जापान क्या होता है? दुनिया का पहला देश हो जाता है जो परमाणु आपातकाल घोषित करता है। और इसने क्या किया? परमाणु आपातकाल घोषित कर दिया, परमाणु आपात। इससे पहले दोस्तों यूक्रेन में एक हादसा हुआ था। कहां पर? यूक्रेन में, चेरनोबिल परमाणु हादसा कहते हैं। यूक्रेन में जो हादसा हुआ था उसको चेरनोबिल परमाणु हादसा कहते हैं। इसके बाद जो है जापान में, सोचो दोस्तों कि ये सबसे खतरनाक हादसा था। और जापान, सोचो जापान टेक्नोलॉजी में हमसे कितना आगे है। उसने सुनामी झेल लिया, उसने परमाणु हादसा झेल लिया, इसके बावजूद भी वो हमसे इतना आगे है कि हम लोग उसके आगे कहीं भी टिकते नहीं है। वो सब कुछ झेल लेता है। अगर आप बात करें भूकंप की तो वहां पे जो है साल में 1500 से ज्यादा भूकंप आते हैं। और वहां पे भूकंप जो होते हैं रिक्टर स्केल पे 7 पॉइंट से भी ज्यादा के होते हैं। और वो सोचो उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। और हमारे यहाँ अगर रिक्टर स्केल के 5 पॉइंट के मतलब भूकंप आ जाए तो हमारे यहाँ इतनी तबाही हो जाएगी कि समझ लो कि हजारों लोगों की जान चली जाती है। तो हम लोग जापान के टेक्नोलॉजी के आगे कहीं भी नहीं टिकते हैं। सुनामी से बचने का क्या तरीका है दोस्तों? सुनामी से बचने का यही तरीका है कि जितनी टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर सकते हैं उतनी टेक्नोलॉजी का आविष्कार करिए। और जितनी जागरूकताएं होंगी, जितना आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, वही बचाव का तरीका होता है। वैज्ञानिकों ने एक खास तकनीक का आविष्कार किया, उसका नाम क्या है? डॉट,
DOART, इसको बोलते हैं डीप ओशन, डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है दोस्तों कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप देखेंगे कि जो जब महासागरीय क्षेत्रों में भूकंप आता है या सुनामी आती है, तो इससे क्या होता है, ये जो इससे क्या होता है कि ये जो होता है 8 घंटे पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देता है। कितने घंटे पहले? 8 घंटे पहले ही सूचना दे देता है। तो ये जो होता है सागर क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। ये जो होता है सागर क्षेत्र है, और ये जो है मान लीजिए भारत का क्षेत्र है, ठीक है? ये भारत का क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो है डॉट को स्थापित किया गया है। अब ये 2 जगहों से जुड़ा होता है। एक जो होता है एक होता है सुनामी वार्निंग सेंटर, सुनामी सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में है। और दूसरी ये किससे जुड़ी रहती है? ये जो होती है सैटेलाइट से जुड़ी रहती है, सैटेलाइट से जुड़ी रहती है। अब इस सैटेलाइट से जोड़ने का क्या फायदा होता है कि जब ये सैटेलाइट से जुड़ती है और यहाँ पे मान लो इस वाले क्षेत्र में कोई भूकंप आया, तो इस वाले क्षेत्र में अगर भूकंप आता है तो ये सबसे पहले सैटेलाइट को इन्फॉर्मेशन देता है, और जब सैटेलाइट को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो 8 घंटे पहले ये इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट को मिल जाती है। इससे क्या होता है कि जितने भी दुनिया के तटीय क्षेत्रों में देश हैं, महासागरों के किनारे स्थित देश हैं, उनको तत्काल प्रभाव से सूचनाएं मिल जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो भी प्रयास करना रहता है कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। धन्यवाद।